मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मेरा ये मानना है कि रैगिंग हमेशा, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रैगिंग होना एक बहुत ही हमेशा बुरी बात नहीं होती है। दिस इज नेवर इजी, और इजी चाहिए भी नहीं, इजी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मीडिया बज़। आज हम आए हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा सर के साथ एक और पॉडकास्ट लेकर के। ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम सर से बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी एज अ डॉक्टर कैसी रही, उनकी एजुकेशन, और भी बहुत कुछ पर्सनल इंसाइट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? सर थैंक यू, आज आपने हमें ज्वाइन किया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक इंसान के लिए कभी भी एक प्रोफेशन चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, और एक डॉक्टर का प्रोफेशन चूज़ करना तो बहुत ही कम लोग मतलब इस चीज़ में सोच भी पाते हैं कि हाँ हम डॉक्टर फ्यूचर में बन सकते हैं। तो आपका कैसे बना ये डिसीजन कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं? देखो, मैं जब हमारे समय मतलब हमारा मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ मैं। मेरे फादर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, मदर हाउसवाइफ थी, घर में कोई डॉक्टर भी नहीं था पहले। बट उस समय क्या था कि हमारे फैमिली में, खासकर हमारे सोसाइटीज़ में, जो बच्चे पढ़ने में तेज़ होते थे, स्टूडेंट ब्रिलियंट होते थे, उनको दो ही चीज़ आती थी, या दो ही चीज़ उनको समझ में आती थी कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो हमारे फैमिली में ऐसा था, उनको तीसरी कोई चीज़ पता नहीं होती थी। तो हमें भी ऐसा हुआ, मैं पढ़ने में थोड़ा तेज़ था, स्कूल टॉपर रहा था, तो सबको एक बचपन से ऐसा हो गया था मेरे घर में। मेरे बुआ का इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रोल है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर्स बनूं। तो ऐसे करके फिर हमने बाद में, फिर जब समय आया तो हमने बायो लिया, और फिर हम टेस्ट दिया, फिर सेलेक्ट हो गए और डॉक्टर बन गए। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसमें थॉट प्रोसेस नहीं था। इट वाज इम्प्लाइड कि बच्चा तेज है तो ये डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। तो उन दोनों में से मैंने फिर डॉक्टर चूज़ किया। सर आपने कौन से कॉलेज से अपना? मैंने MBBS किया है बिहार में, मुजफ्फरपुर एक जगह है, अगर आप जानते होंगे तो, वहाँ पे श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज है। मैंने वहाँ से MBBS किया। MBBS करने के बाद मैं जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया सर्जरी में, MS। सर तो आपने बाहर से मेडिकल अपना कंप्लीट किया है, तो वहाँ पे आप हॉस्टल में रहते थे, फैमिली के साथ रहते थे, कैसा था? नहीं, मैं थ्रू आउट हॉस्टल में था, क्योंकि मेरे फादर तो झारखंड, मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली तो झारखंड में रहते थे। जैसे मैंने बताया, मेरे फादर फॉरेस्ट ऑफिसर में थे, उनकी पोस्टिंग में हमेशा एक, हमें बचपन में एक भी दिक्कत हुई, मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरे फादर फॉरेस्ट ऑफिसर में थे। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा मिडिल क्लास था, और उनकी पोस्टिंग हमेशा ऐसी जगह में होती थी जो कि थोड़ा सा रूरल एरिया होता था, बिकॉज बीइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उनकी पोस्टिंग हमेशा जंगलों या उसके आसपास की जगहों में होती थी, जहाँ पे स्कूलिंग वगैरह और वो बाकी फैसिलिटी तो होती ही नहीं थी। हम लोग मॉल्स वगैरह कुछ नहीं जानते थे, उस समय उतना कल्चर भी नहीं था। काफ़ी हेल्प भी किया होगा आपको तो एजुकेशन हाँ, में। तो एक तरीके से था कि और कुछ करना नहीं है, पढ़ाई करो, नंबर लाओ, ये करो, बस यही था। बाकी लेकिन उस समय दूसरे होते थे, ग्राउंड्स वगैरह काफ़ी हमें मिलते थे, जो आजकल शहरों में नहीं मिलते हैं। ये सब भी बेनिफिट भी थे उसके, कुछ अलग अलग। तो लेकिन उस रहते हुए स्कूलिंग हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। हमने हमेशा ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें हमने पढ़ाई करी है। और फिर बाद में चूँकि जब मेडिकल कॉलेज में गए तो तो घर से अलग होना पड़ा, तो ऑब्वियसली हॉस्टल ही एक ऑप्शन होता था। बट हॉस्टल में रहना कोई बुरी बात नहीं है, हॉस्टल एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि हर इंसान को कुछ साल तो हॉस्टल्स या इस तरह की जगह में गुजारना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनके कल्चर्स के बारे में जानते हो। उस समय की जो फ्रेंडशिप होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। आप एक साथ कैसे घर से अलग होकर आपको कैसे अपने आप को रखना है, you learn many things. It is not bad to live in hostels in my opinion. It is always good, I mean. Yes. आपकी पर्सनल ग्रोथ के अगर बात करें, तो मेंटल ग्रोथ की बात करें, तो आपकी वहीं पे होती है। क्योंकि आप फिर अब दुनिया एक्चुअल दिखती है वहाँ पे, एक मिनी वर्ल्ड है एक तरीके से। क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से आए होते हैं, तो यू नो मेनी थिंग्स। सर बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल हॉस्टल्स के बारे में एक नैरेटिव ड्रॉ करते हैं लोग कि अगर मेडिकल हॉस्टल है तो वहाँ पे रैगिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। आज के टाइम का तो काफ़ी अलग सिनेरियो, बट क्या आपके टाइम भी ये सारी चीज़ें होती थी? बिल्कुल रैगिंग होती थी,
बट मैंने कभी भी चाहे यूजी में या मास्टर्स भी करते समय पीजी में भी ऐसा रैगिंग मैंने कभी देखा नहीं या सुना नहीं कि जिसकी वजह से हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो। रैगिंग होती थी, हम लोग शुरू में 2-3 दिन 4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक थोड़ा सा हमें लगता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, बट आफ्टर 1 वीक इट इज़ ऑलवेज इंजॉयबल। रैगिंग तब गलत हो जाता है जब ये बहुत ज़्यादा फिजिकल एब्यूजिव हो जाता है, जबकि हमारे समय में तो या हमारे कॉलेज में एटलीस्ट नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो रैगिंग हमारे सीनियर्स करते हैं वो बाद में हेल्प भी बहुत करते हैं हमें हर चीज़ों में। वो हॉस्टल्स के रूम्स दिलाने से लेके बुक्स से लेके हर जगह पे एग्जाम्स में बहुत जगह मदद करते हैं, और एक डिफरेंट कनेक्शन मैंने बताया बनता है अब सीनियर्स के साथ। बाद में तो फिर वो 1 साल 2 साल का जो डिफरेंस रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि रैगिंग हमेशा, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रैगिंग होना एक बहुत ही हमेशा बुरी बात नहीं होती है, बट डेफिनेटली एक उसका एक लिमिट होना चाहिए, उस एक बाउंड्री होनी चाहिए। वन शुड नॉट क्रॉस बाउंड्री। फिजिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एब्यूजिव नहीं होना चाहिए, और उसको ऐसी हालत नहीं कर देनी चाहिए कि वो परेशान होकर कुछ ऐसे गलत स्टेप उठा ले या छोड़ ही दे, अपना करियर खराब कर ले, वो नहीं होना चाहिए। बट एक लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड उसमें मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट बैड। तो वो भी एक एक्सपीरियंस बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे आज भी हम दोस्तों की तरह बात करते हैं, मिलते हैं, तो वही भाव रहता है जो उस समय था। सर काफ़ी मूवीज़ मैंने देखी हैं, मुन्ना भाई MBBS है, कुछ समय पहले मूवी थी अर्जुन रेड्डी। तो ये सब मूवीज़ में जब मेडिकल कॉलेज में देखते हैं, कबीर सिंह, तो उसमें मेडिकल कॉलेज देखते हैं तो दिखाते हैं कि जूनियर्स कभी सीने से सर उठा के बात नहीं करते हैं, हर समय वो रिस्पेक्ट भी मेंटेन होती है और उतने प्रिविलेज भी मिलते हैं। हाँ, मूवी में क्या होता है कि कोई चीज़ को अगर दिखाना है तो थोड़ा सा उसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं ताकि पब्लिक को उसको समझ में आए क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया, शुरू के वीक में हम लोग जब रैगिंग होती है तो एक पीरियड तक होती है, उसके बाद एक फ्रेशर्स पार्टी होती है। हमारे समय में होता था, अभी का मुझे नहीं पता। फ्रेशर्स पार्टी का मतलब कि मान लीजिए कि आपको 2 महीने रैगिंग पीरियड हुआ है, 2 महीने तक रैगिंग होती है, और उसके बाद एक फ्रेशर्स पार्टी होती है, उसके बाद रैगिंग बंद हो जाती है ऑफिशियली। ओके। उस 2 महीने में कुछ कुछ रूल्स हमें मेंटेन करने होते थे। शुरू में थोड़ा अटपटा लगता था, जैसे पर्टिकुलर ड्रेस पहनना है, अब स्कूल टाइप का ड्रेस पहन के जाओ, जो कि कॉलेजेस में होते नहीं है। ठीक है, लड़कियों को भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के हेयर स्टाइल्स, आप बहुत ज़्यादा मतलब फैंसी टाइप का नहीं कर सकते थे, ऐसा मतलब सिंपल रहना था। दिस इज नॉट बैड, इनफैक्ट एक तरीके से देखा जाए। उनको पता था कि आप एकदम ऐसी सीधे सादे जैसे लड़कियां होती हैं, एकदम गाँव की या नेक्स्ट डोर गर्ल कह लो, वैसे आना था। लड़कों के लिए भी ऐसे ही रूल था, आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस में आना होता था। और शुरू के 1 हफ्ते तक हमें बहुत बुरा लगता था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिजिकल बिल्कुल नहीं होता था, वो टच भी नहीं करते थे हमें, जो कुछ एक्शंस में करने होते थे वो सब करते होते थे। एब्यूजिव भी नहीं होते थे ज़्यादातर। तो शुरू के 1 हफ्ते 2 हफ्ते खराब लगता था, बाद में हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता था रैगिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग अपने आप पहुंच जाते थे। क्लास खत्म हुआ 5 बजे, रैगिंग का टाइम हो गया, एक पीरियड 1 घंटे तक वहाँ पहुँच गए। और 2 हफ्ते जब वो फ्रेशर्स पार्टी हो जाती है तो ये सब बंद हो जाता था। उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल चलता है कॉलेज में, वैसे रहते थे हम लोग। राइट। तो सर आपका जितना मुझे समझ में आया कि आपकी कॉलेज लाइफ तो आपको काफ़ी अच्छी रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको। सर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब आप एक प्रोफेशन को एंटर करते हैं, सो जैसे हम आज मेडिकल प्रोफेशन के बारे में सुनते हैं तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स की स्ट्रीम बहुत इजी होती है, कि एक बार आपने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है, आपको उसके बाद कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बारे में कुछ बताएं आप। नहीं, देखिए, डॉक्टर्स की लाइफ कभी इजी नहीं होती है, और मैं इजी लाइफ चाहता भी नहीं हूँ कि बहुत इजी हो, बिकॉज हमने जब प्रोफेशन चुना है तो इसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स शुरू में नहीं भी पता होंगे तो MBBS में पता पड़ जाते हैं कि क्या होने वाला है हमारे साथ। तो एक तो MBBS में सेलेक्ट होना पहला बात इजी नहीं है। आपको एग्ज़ाम पास करना होता है, कंपटीशन देना होता है, लाखों के लोगों में कंपटीशन में लोग हिस्सा लेते हैं आज के डेट में। तो आपको एक पर्टिकुलर स्कोर करना होता है, आप खाली सेलेक्ट नहीं, आपको रैंक लाना होता है, तभी आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। फिर आप 5-6 साल जो MBBS की पढ़ाई करते हो वो काफ़ी टफ रहता है, काफ़ी टफ रहता है। कॉलेज में ठीक है, कॉलेजेस में आप पढ़ने के साथ साथ इंजॉयमेंट भी जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते हो। आपको भी आज भी प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप हो तो आपको थोड़ा बहुत आपको अपने लिए समय निकालना होता है। तो हम लोग मौज मस्ती भी करते थे, लेकिन पढ़ाई के कॉस्ट में नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे क्योंकि एग्ज़ाम पास होना है। वो एग्ज़ाम इजी नहीं होता था,
और ऐसे 3 पार्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो पूरा पीरियड निकल जाता है आपको पढ़ाई लिखाई करने में। फिर उसके बाद इंटर्नशिप करनी होती है, वो 1 साल का पीरियड था, जो उसमें आप हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट्स देखते हो डिफरेंट ब्रांचेस में जाके। फिर उसके बाद मास्टर्स करना है, फिर मास्टर्स करना है तो अगेन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके एंट्रेंस टेस्ट देके आपको पास होना है। उसमें भी आपको रैंकिंग के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलती है। हो सकता है आप सिलेक्ट हो गए हो लेकिन आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं हो, तो आप जो चॉइस चाहते हो, मान लो मैं सर्जरी चाहता हूँ, मेरी रैंकिंग नहीं है तो नहीं मिलेगी, दूसरी सब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें कम डिमांड है। उसके बाद फिर वो अगेन 3 इयर्स आपको पूरा, और उससे वो तो और ज़्यादा टफ होता है, और ज़्यादा, क्योंकि अब आपका एकदम स्पेशलाइज ट्रेनिंग होना चालू हो गया है। और आपको पता है कि आपको 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको फील्ड में आना है और आपको फिर मरीज को ट्रीट करना है इंडिपेंडेंट। ठीक है, लोग फिर 1-2 साल और कुछ इधर उधर एक्सपीरियंस करते हैं, रेजिडेंसी करते हैं या फिर कहीं और जाके कुछ और चीज़ का ट्रेनिंग लेते हैं, बट आपको बेस वही 3 साल मिल जाता है। तो उसको आप ऐसे जाया नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस समय नहीं सीखो तो फिर बाद में नहीं कर सकते हो। फिर उसको आप एग्ज़ाम दे के सब पास करना है। फिर अगर आपको और भी एस्पिरेशंस हैं तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो कि सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं हम लोग, MCH करना होता है। फिर अगेन वो आपको 3 साल उसमें जाएगा। तो आप फिर 3 साल करेंगे तो आपको करते करते आप 35-37 एज वैसी हो जाती है। उसके बाद आप जब फील्ड में आते हो फिर आप असली दुनिया नजर आती है। देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे, कॉलेज ज्वाइन करेंगे, मेडिकल कॉलेज, टीचिंग लाइन में जाएंगे या प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, जो भी करेंगे, तो आपको दोनों के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। प्राइवेट प्रैक्टिस में और ज़्यादा मेहनत है कि आपको, आपकी स्किल अच्छी होगी, आपकी एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी तरह से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। उसके साथ साथ मैं ये भी करना चाहूँगा कि जिससे जैसे आप ग्रो होते हो मेडिकल साइंस में, आपकी कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती या कम नहीं होती, वो आपके स्टेज के अनुसार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती भी जाती है। जैसे मैं जब MBS करता था, यार MBS पास हो जाएगा फिर तो मुझे है ऐसे, अरे यार नहीं अब तो MS करना है, MS कर लूँगा फिर तो क्या मैं सर्जन बन जाऊँगा, देन आई विल बी ऑन द टॉप। ठीक है, फिर जब क्या, अरे नहीं, अरे तो अभी और है, एजेंसी भी करना है, फिर ये करना है, फिर मैं किसी सीनियर सर्जन के साथ काम किया, अरे यार ये तो सीनियर है तो इसीलिए वो तो ये है, अभी मैं जूनियर हूँ, अभी मैं फिर और बड़ा हो जाऊँगा तो फिर मेरे पास 4 स्टूडेंट रहेंगे या 4 जूनियर डॉक्टर्स रहेंगे, मेरे साथ घूमेंगे, वो काम करेंगे, मैं ऐसा करूँगा। ऐसा नहीं है, आपका काम भी बढ़ता जाता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। मेन थिंग ये है, आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं है। मैं जूनियर था तो मैं गलती करता था तो मेरे बॉस संभाल लेंगे और कहीं ना कहीं से करेक्टिव मेजर्स कर लेंगे। अब लेकिन मैं इस स्टेज में हूँ कि मैं अब गलती नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ना। इट इज़ लाइक दिस, तो इट इज़ नेवर ईजी, और ईजी चाहिए भी नहीं, क्यों ईजी चाहिए। अब सर जो लोग अभी उस स्टेज पे हैं कि अपना एक प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि आप अगर इजी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेडिकल प्रोफेशन आपके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंसिस्टेंट लर्निंग, और मैं तो इसमें एक चीज भी कहना चाहूँगा कि आपको इजी लाइफ का क्या मतलब, क्यों आपको इजी लाइफ चाहिए। इजी लाइफ का क्या भी नहीं, इजी लाइफ एक ही जगह है जब लाइफ नहीं है। नथिंग इन इजी इन योर लाइफ, कोई चीज़ आसानी से नहीं आती। कुछ भी करने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आप किसी भी कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे, इट इज़ नेवर इजी। आप चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, किसी आजकल बहुत सारे फील्ड हैं, सब में जाओ, बट इजी तो कुछ नहीं है। आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। क्रिकेटर्स के लिए इजी है क्या? बॉलीवुड एक्टर्स के लिए इजी है क्या? नहीं है ना। अभी देखो विराट कोहली की क्या हालत है। वो तो अभी एक समय में 3-4 साल पहले नंबर 1 बैट्समैन वर्ल्ड का हुआ करता था, अभी सब उसके पीछे पड़े हैं। अब उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी भी टेंशन हो रही होगी, उसकी भी एंजाइटी हो रही होगी, वो भी 5 बजे 6 बजे उठ के कर रहा होगा कुछ ना कुछ, आई एम श्योर, तभी वो उस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो इजी लाइफ कुछ नहीं होता। आपको इजी अपना मेंटेन, जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपको अपनी लाइफ को, जो सराउंडिंग्स है उसको इजी बनाना रहता है। आपको मेंटल जो कूलनेस है उसको मेंटेन करना है, आपको अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखना है, हेल्थ अपना ठीक रखना है, और आपकी जो साथ साथ में जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपकी जो भी ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिशें हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए पूरा करने की। तो आपको एक सराउंडिंग्स को, आपके जो माहौल को थोड़ा सा इजी बनाएगा, तभी आप प्रोफेशनली भी आप अच्छा कर पाओगे। दैट इज़ माई
थिंकिंग। सर आपने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद एमएस किया, हम्म। क्या उसके बाद भी आपने कंटिन्यू किया कि आपने उसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी? नहीं, मैंने एमएस के बाद हम लोग रेजिडेंसी, एक सीनियर रेजिडेंसी करके एक चीज़ और होती है। ओके। तो अगर हमें एमसीएच नहीं करना है, मान लो हमको कोई न्यूरो सर्जरी या किस तरह के कोई ब्रांचेस में नहीं जाना है, मुझे केवल जेनरल सर्जरी एंड जे अपने एब्डोमेन सर्जरी में रहना है, जे सर्जरी में रहना है, तो भी हमें कुछ पीजी के बाद भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ओके। कोई कंपलसरी नहीं है, आई कैन गो टू प्रैक्टिस डायरेक्टली, बट थोड़ा बेटर एक्सपोजर के लिए, बेटर एक्सपीरियंसेस के लिए 3 साल का रेजिडेंसी और होता है, जिसको सीनियर रेजिडेंसी प्रोग्राम बोलते हैं। ओके। तो उसको मैंने किया और उसके बाद फिर फील्ड में आया। तो उसके लिए भी कोई टेस्ट होते हैं एंट्रेंस के लिए? नहीं। डायरेक्ट एडमिशन होता है? नहीं, उससे कोई टेस्ट नहीं होता है, जहाँ पे आपका वैकेंसी है खाली है वहाँ पे जाकर इजीली वो भी नहीं मिलता है। ओके। खासकर सर्जरी में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी डिमांड रहती है, लोग उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके। तो इजीली नहीं मिलता है। बट मैंने अब जैसे इसमें भी एक स्टोरी अगर मैं ऐसी बताइए बता ना सर। देता हूँ। जैसे मैं जयपुर से पीजी किया, फिर मेरे दिमाग में क्या आया, तो यार अब तो हो गया, मास्टर वास्टर सब कर लिया, पीजी कर लिया, अब मैं गांव में जाऊंगा और गांव में जाकर पूरे लोगों की करूंगा। ठीक है, उससे जो मिलेगा मेरे का वही मेरी जो रोजी रोटी है चलेगी, वो सब चलेगी, जो दे देंगे। ठीक है, अगर पैसे नहीं देंगे तो बाकी चीज़ों में दे देंगे, ऐसा करके दैट वाज माय थॉट इनिशियली। आई डोंट नो, अभी का सुनने में वियर्ड लगेगा, बट वो मेरी थिंकिंग थी। तो मैंने पीजी करके फिर मैं अपने गाँव, जहाँ मेरा घर है झारखंड में, वहाँ चला गया। वहाँ रहा मैं कुछ महीने, बट वहाँ पे अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इन द सेंस प्रोफेशनली बहुत ही मतलब बैकवर्ड नहीं बोलना चाहिए, बट वो उतना डेवलप्ड एरिया नहीं था। जैसे मुझे कोई सर्जरी करनी है तो वहाँ पे एनेस्थेसिस्ट नहीं होते थे, और जो होते भी थे तो वो उनको बहुत सारे टेक्निक्स नहीं मालूम थे, मतलब स्पाइनल नहीं देते थे। और एक बहुत ही ओल्ड मेथड थी एनेस्थेसिया की, हम लोग ईथर एनेस्थेसिया बोलते हैं, वो ईथर से एनेस्थेसिया देते थे। मतलब उसमें क्या होता है, एक मास्क रहता है कॉटन जैसा, और उसके ऊपर ईथर का बोतल है, आजकल मिलता नहीं है वो बैन भी हो गया है, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। तो उसको ड्रॉप करके गिराते थे नाक पे, और उससे वो पेशेंट बहुत थोड़ा टाइम लगता था बेहोश होने में, और आउट होने में भी बहुत टाइम लगता था एनेस्थेसिया से। और बहुत ही गंदा एनेस्थेसिया है वो, पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता है उसमें। और सर्जरी भी आप बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेंट नहीं होता है पेशेंट। और जब मैं जयपुर से आया था, वहाँ पे डिफरेंट जो एडवांस चीज़ें थी वो थी, तो वो दिक्कत हुई, बाकी चीज़ें भी उनको प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा ठीक है यार, मैं तो ये चीज़ करने आ गया हूँ, लेकिन वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ जिसकी मैंने ट्रेनिंग ली है। देन आई चेंज माई माइंड। फिर मैं कुछ दिन इधर उधर ट्राई किया, गुजरात में ट्राई किया, फिर फाइनली मैं दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली में गया तो वहाँ पे भी मैंने कुछ 7-8 दिन स्ट्रगल किया, क्योंकि कहीं वैकेंसी मिल नहीं रही थी। मैं और मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है, अभी IVF स्पेशलिस्ट भी है। तो हम लोग दोनों वहाँ से फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो वहाँ पे शुरू में कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, इवन प्राइवेट में भी नहीं मिल रही। तो फिर मैंने कुछ दिन 2-4 दिन तो किसी रिलेटिव के यहाँ रुके, फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैं सोचा इनके साथ कितना दिन रहूँगा। तो फिर मैं वहाँ पे पहाड़गंज एरिया है, तो वहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा होटल, जो कि जिसमें ज़्यादा पैसे वैसे हमें ना लगे, वैसा होटल ढूंढा। उसको मंथ बेसिस पे मैंने उसको बात किया कि भाई 1 महीने का बताओ, एक पर डे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, इतना मैं दे नहीं पाऊँगा। तो क्योंकि उसमें पैसे भी हम लोग के पास नहीं होते थे, जब पढ़ के जस्ट सब घुस रहे थे, ट्राई कर रहे थे पर कहीं इस्टेब्लिश होने का। तो फिर मैं वहाँ गया। फिर बाद खाना फिर मैंने दूसरी जगह बाहर में, जैसे होते हैं ना, सीढ़ी में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आउटलेट मिल जाएंगे, वो रेलवे स्टेशन के बाहर वाला एरिया है। तो वहाँ पे फिर मैं ऐसा दुकान ढूंढा या ऐसा होटल ढूंढा जहाँ पे मुझे याद है शायद 2 रोटी के साथ सब्जी या सब्जी के साथ रोटी, ऐसा कुछ फ्री था। और उसमें बहुत सस्ते मिल जाते थे, 10, 12, 15 रुपये में। तो ऐसा करके हमने कुछ दिन वहाँ पे निकाला। फिर मेरे को एक जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर मेरे को जॉब मिली, फर्स्ट जॉब दिल्ली में, महाराजा अग्रसेन, हाँ दिल्ली में। तो अग्रसेन हॉस्पिटल है वहाँ पे, आज के डेट में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भी बड़ा हॉस्पिटल होता था, बट प्राइवेट था। तो वहाँ पे मेरे को जॉब मिली। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी वाइफ को भी, उनका नाम संगीता है, तो संगीता को भी जॉब मिल गई। तो फिर हमने होटल छोड़ा, फिर एक बहुत छोटा सा 1 रूम का कहीं से घर वर ढूंढा,
थोड़े से दिल्ली में आपके पास ना, दिल्ली में क्या ब्यूटी क्या है, आपको हर ऑप्शन है वहाँ पे। वहाँ पे कोई भी सर्वाइव कर सकता है, आपके आपके अनुसार, आपके जितनी बजट है, जितना हम कर सकते हैं उसके हिसाब से हर लोग वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। मेट्रोज का एक खासियत है दिल्ली में, दिल्ली में मतलब हर मेट्रोज का एक खासियत है। तो रिच लोगों के लिए भी जगह है, पुअर लोगों के लिए भी जगह है वहाँ पे, कहने का मतलब ये। तो एक छोटा सा ऐसे देखा, फिर वहाँ पे ऐसे ही रहते थे हम लोग, जैसे गद्दे वद्दे ले लिए, फर्नीचर नहीं है, बस रह रहे हैं ऐसे करके। अच्छा, मेरे बच्चे भी ट्विन थे, वो हो गए थे पीजी के समय, तो उस समय उनको नहीं रखा था, अपने पेरेंट्स के पास छोड़ कर रखा था, क्योंकि अभी ऐसे उनको कहाँ रखेंगे, खुद ही रहने की जगह नहीं। सर, हमने बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया। हाँ। आप मैम से कब मिले? हाँ, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है सर। तो फिर मैं वहाँ रहा, फिर एक आध महीने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, तो कुछ महीने रहे, 2 4 6 महीने से रह गए, फिर थोड़ा बेटर लोकेशन पे आ गए, फिर बेटर एक फ्लैट में रहने लग गए, रेंट पे ही बट रहने लगे। ऐसे कर करके वहाँ करे, बट प्रॉब्लम फिर मेरे को प्रोफेशनली होने लगी। जब प्राइवेट में करते तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा करने को मिलता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में पेशेंट जो होते हैं वो कंसल्टेंट के पास आते हैं, और पेशेंट चाहते हैं कि वही ट्रीटमेंट करे, जूनियर डॉक्टर या रेजिडेंट से वो दिखाना नहीं चाहते, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। तो और हम लोग वो रेजिडेंसी ढूंढ रहे थे, जो अपन बात करके गवर्नमेंट ने पूछा ना कैसे मिली, तो वो मिल नहीं रही थी। फिर एक किसी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे कोई जगह है कि रघुवीर नगर एरिया है वहाँ। उस समय क्या था, दिल्ली में ना बहुत सारे आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे 100 बेड के हॉस्पिटल्स खोले गए थे दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसमें वैकेंसी नए नए खुले थे तो कहीं कहीं मिल जाती थी। तो किसी फ्रेंड ने बुलाया, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइन किया तो 2 महीने बाद बोलते हैं कि ये सीट स्क्रैप हो गई है, हम गायनी को दे देते हैं। मैंने फिर बहुत ज़्यादा जाके मैं MS से फिर मैंने वो किया कि भाई आप, मेरे तो जब मैं प्राइवेट में कर रहा था उसमें फिर मैं मूलचंद में आ गया था, तो आपने ये सब कर दिया, मैंने उधर से भी मेरा जॉब छूट गया, आप यहाँ से भी आप निकाल रहे हो, तो नहीं क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर, क्योंकि वो सीट ना लिमिटेड होती थी। जैसे 20 सीट्स हैं तो 20 को इंटरनल डिवीजन होता था, तो ये वहाँ का जो लोकल मैनेजर उसके हाथ में होता था। तो फिर मैं बोला नहीं हो तो नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मैं क्या करूँ ऐसा करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ्री में काम करूँगा, मुझे काम करने दो, यू डोंट गिव मनी। बट वो मान गए। फिर 1 डेढ़ महीना करते ना, कितने दिन फ्री में काम करते रहेंगे ऐसे। तो फिर उसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वहाँ पे एक DHS बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो टॉप मोस्ट पोस्ट होता है हेल्थ में, आप उनसे मिल लो, ही विल हेल्प यू। मैंने कहा हॉस्पिटल के होते हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के। हाँ अच्छा। तो मैं उनके ऑफिस में गया। तो मैंने पहले तो मैंने बोला यार क्यों मेरी मदद करेंगे, वो इतने बड़े आदमी है और हम, मेरे को क्या, मैं जानता भी नहीं हूँ, कोई जैक वैक थोड़ी है मेरे पास, तो कोई ऐसा कोई नहीं है। तो नहीं मिल लो ना, वो ही इज़ अ गुड मैन, तो ही विल हेल्प यू ऐसे कर गया। तो मैं चला गया तो मैंने वहाँ पे पर्ची पकड़ानी होती है, नाम लिख के कि फलाने हॉस्पिटल से आया ऐसे करके, तो उनको दे दिया। फिर उन्होंने बुलाया, मैंने कहा सर ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आपके इस सेंटर में काम कर रहा था, वहाँ से मुझे ऐसे बोल रहे हैं आपकी सीट नहीं है, ये नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास जॉबलेस हो गया हूँ। तो बोला अच्छा ऐसा हो गया क्या, तो ठीक है, मैं एक हॉस्पिटल आने वाला है, रोहिणी में एक हॉस्पिटल आने वाला था पहले, आज के डेट में मेडिकल कॉलेज है वो। ओके। तो वो उसका हॉस्पिटल का भी जैसे अनाउंसमेंट होगा तो मेरे पास आना, तो मैं उसमें करा दूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो 1 महीने बाद वो आ भी गया, तो फिर मैं गया। फिर बोलते हैं कि अरे नहीं यार, वहाँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो वहाँ तो नहीं हो पाएगा, दिक्कत है, मैं तेरे को कोई कुछ और जगह का बोले वहाँ करा देता हूँ। मैंने कहा करा दो सर, वहाँ जाओगे क्या? मैंने क्यों नहीं जाऊँगा सर, मेरे को तो पैसे भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, रोजी रोटी घर चलाने के लिए, और काम करने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो वहाँ चले गए, वहाँ बोल दिया, क्लर्क को बुलाया, बोलो इनको वहाँ पे दे दो। फिर वो बोला हाँ कर दे। फिर बाद में पता नहीं क्या किया, फिर वो जाके उनसे मिला, मेरे को बाहर बिठा दिए थे। फिर बोले कि नहीं वहाँ तो कोई दिक्कत है, वहाँ भी नहीं मिल रहा है, तुम यहाँ जाओगे क्या, जहांगीरपुरी करके जगह, जहाँ फाइनली मैंने रेजिडेंसी किया। दिल्ली में एक जगह है जहांगीरपुरी, तो वहाँ पे करोगे क्या? मैंने कहा हाँ सर, मैंने आपको पहले बोल दिया, कहीं भी भेज दो मेरे को, तो काम करना है। फिर वहाँ गया तो वहाँ मैंने फिर 3 साल फिर वहाँ पे रेजिडेंसी किया।
और फिर मैं 3 साल एजेंसी करने के बाद फिर कुछ दिन मैं दिल्ली में करीब 7-8 साल और रहा, कुछ फ्रीलांसिंग किया, फिर किसी हॉस्पिटल में, एक सैगल हॉस्पिटल है वहाँ पे काम किया बिफोर कमिंग टू दिस छत्तीसगढ़। नहीं, पहले मैं अपोलो ज्वाइन किया था जुलाई में, देन 2008 में मैं छत्तीसगढ़ आया, 14 तक मैं वहाँ काम किया, 14 में ज्वाइन किया मैं नारायणा हेल्थ। तो सर गोइंग बैक टू कॉलेज, हाउ आई मेट माय वाइफ। यस। तो मेरी वाइफ मेरे साथ उसी कॉलेज में थी और मेरे से 1 साल जूनियर थी। तो एमबीबीएस के टाइम पे? एमबीबीएस के टाइम पे। तो मैंने बताया जैसे मैं थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला भी लड़का हुआ करता था, तो वहाँ भी हम लोग अच्छा करते थे। तो साथ साथ में हम लोग अपने जूनियर्स को पढ़ाते भी थे और लोग पढ़ने आते थे ऐसे करके। और कभी कभी पोस्टिंग भी साथ हो जाती थी, जैसे सेम भले जूनियर लेकिन आपको हो सकता है सेम डिपार्टमेंट में हो रही हो ऐसे करके। तो हम लोग की एक बार ऐसा हुआ कि जानते तो थे ही, 1 साल की जूनियर थी और 4-5 साल में जान पहचान हो जाती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था तब तक। बट एक बार हाउस जॉब करके कॉल होती है इंटर्नशिप के बाद। अच्छा। वो इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, हाउस जॉब डिपार्टमेंट में होती है। इंटर्नशिप में क्या होता है, रोटेशन वाइज आपको हर डिपार्टमेंट जाना होता है। हाउस जॉब में क्या होता है, आप एक ही डिपार्टमेंट में रहते हो और आप कुछ महीने थे, 6 महीने और 6 महीने और रिपीट कर सकते थे। उस समय होता था, अभी का नहीं पता सिस्टम क्या है। तो वो हाउस जॉब हमारे मेडिसिन में लगी थी और उसकी भी लगी थी। तो वहाँ पे हम लोग मिले और धीरे धीरे जो होना था हो गया। और वो डे स्कॉलर थी, तो फिर उन्होंने अपने घर में बताया सब। 1-1.5 साल चला रोमांस, फिर हमने शादी कर ली। तो सर आपने शादी एमएस कंप्लीट करने के बाद की? नहीं, हम लोग एमएस करने ही कर ली, क्योंकि वो बहुत प्रेशर हो जाता है ना, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप कितना दिन तक बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे समय में तो और ज़्यादा मुश्किल थी, आपका नहीं पता। अब तो लोग ऐसे ही रह लेते हैं ना, लिव इन में रह लेते हैं। उस समय अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको फैमिली से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाती है कि आप कर लो, क्योंकि खासकर गर्ल साइड से तो और ज़्यादा हो जाती है। और हमारे साइड से भी थी, कर लो मतलब। उस समय ऐसा नहीं था कि आप कर लिए, 1 साल चला फिर चेंज कर लिए, वो वाला ऑप्शन पहले बहुत होता नहीं था। राइट। तो ये सब चीज़ें सर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो वो उस समय भी होती होंगी, बट हमने नहीं देखा। हमारी जो सोसाइटी थी, हम लोग मिडिल क्लास से थे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा ही था। तो ये था कि भाई हो गया, अब 2 साल 3 साल हो गए, अब जल्दी से कर लो। तो हमने शादी तो बल्कि जल्दी कर ली थी, जब पीजी में एंट्रेंस हुआ तब उसके बाद शादी कर ली थी। इनफैक्ट मैंने जब ज्वाइनिंग के लिए दिया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के साथ साथ मैंने बोला सर ज्वाइन तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 1 हफ्ते या कितना जितना भी दिन था, वो शॉर्ट पीरियड था, मैंने कुछ शादी करने के लिए छुट्टी चाहिए। तो जो उनके साथ वो जो सर थे, वो काफ़ी मैंने बहुत ही वो थे, मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर नहीं होते हैं, वैसे वाले टीचर थे। तो जो उनके साथ जो हमारे सीनियर्स खड़े रेजिडेंट थे, वो तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, कभी क्या बोल रहा अभी मार खाएगा इस टाइप से। तो अच्छा तू शादी कर, तो तू ज्वाइनिंग क्यों कर रहा है? तो पहले शादी कर, जाकर फिर ज्वाइनिंग देना। तो नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करके किया, फिर वो मान गए। फिर बाद में सीनियर लोग चला दी, यार तू ना शायद पहला लड़का होगा जिसको सर ने ज्वाइनिंग करने के साथ साथ शादी की छुट्टी दी है। सर इस कॉन्वर्सेशन से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ समझ में आया, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे ख़त्म करूं, ताकि मैं इस पॉडकास्ट को इस तरह प्रेजेंट करूं लोगों को कि जिन लोग आज पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस प्रोफेशन के बारे में क्या है, वो इसे देखें। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो आपने अपने कॉलेज के बाद की, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सर एक ऐसी स्ट्रीम को अभी होल्ड कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, रोबोटिक सर्जरी, जो काफ़ी नई है इस जगह के लिए और काफ़ी लोगों को अभी समझ में नहीं आती है। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं, एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट, जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सर की रोबोटिक स्ट्रीम के बारे में समझेंगे, और काफ़ी इन डेप्थ पॉडकास्ट होगा वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।